तो देखिए यहाँ रुझान आना शुरू हो गए हैं, शुरुआती रुझान है और लगातार इसमें जो है सियासत भी देखने को मिल रही, बयानबाजी का भी दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, जश्न का माहौल है। आज इसी पर दिन भर चर्चा भी करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शरद जी, ओवर टू यू। संतोष जी, आप कुछ भी कहें, वहां तैयारी हो गई है जश्न की, बड़े बड़े स्क्रीन लग गए हैं। बीजेपी तो ये मान के चल रही है कि जनता का फैसला आ गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है उस पर कोई कांग्रेस का तो बस है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है वो जश्न मनाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि परिणामों का तो हमें इंतजार करना चाहिए और परिणाम, मैं तो अभी भी पूरी तरह से मुझे विश्वास है कि परिणाम बहुत अच्छे आएंगे कांग्रेस के पक्ष। ठीक है चैतन्य जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। सर, एक तो ये पहला सवाल मेरा ये था कि जो 400 का टारगेट फिक्स किया था, अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें मध्य प्रदेश के अलावा, तो उसके करीब तो बीजेपी पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके से जश्न की तैयारी शुरू हो गई है बीजेपी मुख्यालय में यहाँ भोपाल के अंदर, तो लग रहा है कि बीजेपी इस बात को लेकर तो आश्वस्त है कि सरकार बन जाएगी, भले ही जो टारगेट फिक्स किया उस तक ना पहुंच पाए। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो बड़ा नेता होता है या पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वो एक बड़ा लक्ष्य देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, ताकि उस लक्ष्य तक पहुंचने की, जैसे कोई भी विद्यार्थी है वो ये लक्ष्य तय करता है कि मुझे मेरिट में स्थान प्राप्त करना है, उसके लिए वो मेहनत करता है। हो सकता है कि मेरिट में ना आ पाए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तक तो वो पहुंच जाता है। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने में बहुत एक्सपर्ट है। उसका जो प्रचार तंत्र है वो बहुत मजबूत है। जिस तरह से 400 पार 400 पार 400 पार का नारा लगा के एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया था मतदाताओं के ऊपर और विरोधी पार्टियों के ऊपर, उसका फायदा कहीं ना कहीं उसको मिल रहा है। क्योंकि ये आप मान के चलिए कि 400 पार की बात ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि हम 400 पार का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, लेकिन ये आम आदमी भी समझता था कि 400 पार तो संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि जब इतने गठबंधन हुए हैं, इंडिया गठबंधन में जो 24-25 पार्टियां, 26 पार्टियां शामिल हुई हैं, तो उनके भी अपने एक वोट परसेंटेज हैं। लेकिन जब इतना बड़ा लक्ष्य लेके जब कोई पार्टी चलती है तो उस लक्ष्य से हो सकता है कि वो पीछे रह जाए। लेकिन जहां तक 272 की अगर सरकार बनाने वाली बात है, तो वो तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है। अभी जो आपको प्रारंभिक रुझान भी दिख रहे हैं, और 300 350 तक पहुंचने का जो उनका एनडीए का है लक्ष्य, तो अंदर उन्होंने तय किया होगा कि अगर हम 400 पार नहीं पाते हैं तो हम कहीं ना कहीं 300 सवा 300 सीटें तो पा लेंगे। तो सरकार बनने का तो कोई, सरकार ना बनने का तो कोई प्रश्न उठता नहीं है। इंडिया गठबंधन जरूर आपने अपनी बात कह रही है कि हम 295 सीट ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 295 सीट इंडिया गठबंधन को आएंगी। लेकिन उनके भी नेता अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने नेताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह के आंकड़े दे रहे हैं। लेकिन वही मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये आंकड़े अगर शुरुआत में ही दे देती है इंडिया गठबंधन, तो हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ असर निश्चित तौर पर मतदाताओं के पड़ता है। क्यों आपको ये आंकड़ा नहीं दे रहे थे? भारतीय जनता पार्टी ने एक खुलेआम आंकड़ा दिया था कि हम इस बार 400 पार जा रहे हैं, और उनके तमाम नेता यही गाना गाते थे कि इस बार 400 पार, इसके बाद 400 पार 400 पार। तो ये एक जो धारणा बनाई लोगों के बीच में। और अभी आप देखिए एग्जिट पोल आए हैं, उसमें भी ये बताया गया कि भाई 350, 400, 350, 351, 351 ऐसे अलग अलग जो आंकड़े आए हैं, उसमें 400 के पार तो नहीं पहुंचा है कोई भी आपका जो सर्वे करने वाले हैं या एग्जिट पोल है। लेकिन 300, 350 तक तमाम जो सर्वे करते हैं, जो एजेंसियां हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पे सरकार बनाने का ना बनाने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। और चूंकि एक ही व्यक्ति पर पूरा चुनाव केंद्रित रहा है, नरेंद्र मोदी पे, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ इसी बात को लेकर चल रहे थे कि मोदी मैजिक है, मोदी चेहरा है। उनकी अपनी क्या हैसियत थी वो ये बताने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम लोग सब चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही इस देश की बागडोर संभालेंगे, और वो जवाहरलाल नेहरू के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बराबर पर पहुंच जाएंगे। तो जब एक व्यक्ति पे केंद्रित हो जाती है सारी चीजें, तो फिर पार्टी भी पीछे हो जाती है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे चली गई है। तो ये उनका भी एक चमत्कारिक चेहरा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर हमारा लीडर इतना चमत्कार कर सकता है तो क्यों ना हम उसके पीछे रहें। तो ये तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जीत दिला दी। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया गठबंधन ने जितने मुद्दे उठाए थे वो तमाम मुद्दे जो हैं वो जनता से जुड़े हुए।
लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि ये तमाम मुद्दे जो हैं, ये राम मंदिर का मुद्दा है या काशी विश्वनाथ का मंदिर मुद्दा हो या जो पैसे बांटने का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे ज्यादा हावी हो गए इन तमाम चीजों से, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे पीछे चले गए। जो ध्रुवीकरण किया गया है बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद के बीच में, जो ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका फायदा उसको कहीं मिल रहा है। और कांग्रेस को ये सोचना होगा कि हम बार बार अगर इस तरह से अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण का उन पर आरोप लगता रहेगा तो फिर आगे भविष्य में भी इसी तरह के आरोप लगते रहेंगे। आपको जनता की नब्ज को पहचानना होगा कि जनता क्या चाहती, जनता किस तरह जाना चाहती। धार्मिक उन्मादीकरण देखिए आप किस तरह से हुआ है, मंदिरों, मस्जिदों, इस तरह के जो बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित कर रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं वो तमाम मुद्दे पीछे हो गए। चाहे वो जी ठीक है चेतन जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। और एक बात ये भी कही जा सकती है कि जब आप सरकार बनाने का जो मैजिक फिगर है अगर वो पार कर जाते हैं तो फिर सीटों का शायद उतना ज़्यादा मायने रह नहीं जाता है कि 400 हैं या 350 हैं। लेकिन अगर आप मैजिक फिगर को पार कर रहे हैं तो उसके बाद में फिर चर्चा भले इस बात पे हो कि इतना तय किया था, इतना नहीं हुआ। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है रुझानों के हिसाब से देखें तो बीजेपी जो मैजिक फिगर है उसके पास तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, उसके आगे जा रही है। वैसे मैं लोया साहब के पास जाना चाह रहा था, लेकिन संतोष जी मैं आपके पास आऊँगा चैतन्य जी की इस बात को लेकर कि उनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात में पिछड़ रही है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें हम मध्य प्रदेश के या फिर इस लोकसभा चुनाव के अभी तक के रुझानों की बात करें, तो ये कि आप लोग जनता की जो नब्ज है वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता चाहती क्या है। देखिए, हो सकता है कि हम नब्ज पकड़ने में असफल हो रहे हों क्योंकि विधानसभा चुनाव के परिणाम भी हमारे विपरीत गए थे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भले ही गए हों लेकिन हमने हमेशा जनता के मुद्दे, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उनको उठाने का प्रयास किया है। चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इनको उठाने का प्रयास किया। और चैतन्य भट्ट जी जो कि निष्पक्ष एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में ये कहा कि सांप्रदायिकता के कारण भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है। तो अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके सफलता मिलती हो चुनावी, तो कांग्रेस को ये कभी मंजूर नहीं होगा, ये मैं स्पष्टता से कह देना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार से अगर जो चुनावी जीतें हासिल करती रही, अभी तो खैर बहुत देर है उनको ये परिणाम आने में, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आगे भी चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर ही वोट हासिल करना चाहती, तो मैं समझता हूं देश की जनता का दुर्भाग्य होगा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, धर्म की जो आड़ होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी उस ओट में छिपकर विकास के कार्यों को रोक देना चाहती है। और मैं समझता हूं ये देश की जनता का दुर्भाग्य होगा अगर भारतीय जनता पार्टी केवल इस एक मुद्दे पर चुन के आती रही। नहीं, इसकी परिभाषा आप कैसे करते हैं? मतलब सांप्रदायिकता के अगर राम मंदिर बना दे रहे हैं, देखिए सांप्रदायिकता, सुनिए ना संतोष जी, अगर मान लीजिए राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, श्रद्धालु जा रहे हैं, मतलब आप भी भक्त हो सकता है कि किसी भगवान को मानते हो या किसी दूसरे भगवान को मानते हो, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सांप्रदायिक की परिभाषा आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मैं बताता हूँ शरद जी, सांप्रदायिकता की परिभाषा बहुत सिंपल है। अगर मेरी कोई धार्मिक आस्था, जैसे आपने कहा, मैं मान लो शिव जी को मानता हूँ, राम अभी तो राम मंदिर के भाई इस चुनाव में जो विषय रहा, शरद जी बहुत शार्ट में बात करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न हो सकता है, लेकिन जब उसका व्यक्तिगत लाभ के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो सांप्रदायिकता हो जाती है। और सांप्रदायिकता की जो अफीम है, ये आज से नहीं चटाते हैं ये ऐसे राजनीतिक दल, ये दुनिया भर में होता आया है। जैसा कि मैकियावेली ने कहा है कि जो चतुर राजा होता है वो जनता को धर्म की अफीम चटा देता है और उसके बाद फिर उसकी मनमानी करता है। तो ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये विगत 6-7 दशक पहले जब मैकियावेली हुए तो तब से उन्होंने इतिहास का जब अध्ययन किया तो ये सब चीजें सामने आती। उसकी आड़ में यदि राजा तमाशों की आड़ में राजा यदि अपनी वास्तविक चीजों को छुपा लेता है, काम नहीं करता है और तमाशों के बल पर जीतना चाहता है, तो ये देश का दुर्भाग्य मैं बार बार कह रहा हूं। और अभी आपने राम मंदिर का जो जिक्र किया उसके बारे में एक लाइन में बता देता हूं कि राम मंदिर का जो बात थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, क्योंकि मोदी जी ने भी यही कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे। तो मोदी जी के आदेश से नहीं, सुन लीजिए आप, मैं यही अरे एक लाइन में बात खत्म, मेरी बात तो सुन लीजिए, एक लाइन कहना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो जल्दबाजी दिखाई गई, शंकराचार्यों के विरोध के बावजूद, कि आखिर जल्दी क्या है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है सनातन धर्म के अनुसार, लेकिन क्यों जल्दी पड़ी? वही कि चुनाव के पहले उनको करना था, चुनावी जीत हासिल करने के लिए जो किया गया वो सांप्रदायिकता है, मेरा ये कहना है। ठीक है, मैं लोया साहब से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले जो हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस है वो जो रुझान बता रही है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि 25 जो
सीटें हैं उन पर जो रुझान है उन पर बीजेपी आगे चल रही है और जो 4 हैं उन पर रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। अभी ऐसी जो रुझान की स्थिति है वो दिखाई दे रही है और कुछ बड़े जो चेहरे हैं वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के नकुल नाथ हैं जो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो गुना से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो बड़े फेसेस हैं इस चुनाव में जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, कांतिलाल भूरिया रतलाम सीट से कह सकते हैं कि वहाँ से वो चुनाव मैदान में, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो बिग फेसेस हैं वो दर्शकों तक हम पहुँचा रहे हैं। लोहिया साहब, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप जवाब दें संतोष जी का, और इस बात का भी जवाब दें कि जो सांप्रदायिकता है उसको आप चुनाव में इस्तेमाल करते हैं वोटों के लिए, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, पहले तो मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं कि यदि किसी धर्म और संप्रदाय के लिए पर्सनल लॉ है तो आप कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। अभी कांग्रेस ने इस बार के अपने घोषणा पत्र में ये कहा है। मैं आपको मैं रोकूंगा, एक बड़ा अपडेट आ रहा है, मैं पूर्वी के पास चलूंगा। पूर्वी, क्या अपडेट है आप दर्शकों तक पहुंचाइएगा। जी शरद जी, आज डिप्टी सीएम अरुण साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करेंगे उनका। कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष के सारे प्रोपोगेंडा, विपक्ष के सारे हथकंडे नाकाम होंगे और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, वो तीसरी बार पीएम बनेंगे, ये बात कह रहे हैं डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के। वो लोहिया साहब, आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, 2024 में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम पर्सनल लॉ को कंटिन्यू रखेंगे और साथ में ये कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। आपको याद होगा 2018 के विधानसभा के चुनाव में कमलनाथ जी मुस्लिम उलेमाओं और मौलानाओं को ये आग्रह कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें तो कांग्रेस जीतेगी। मैं एक बात अभी तक नहीं समझ पाया कि जो कांग्रेस पार्टी जो करती है उसके खिलाफ बातें करती है। अभी जिक्र किया संतोष जी ने कि आधे मंदिर में उसका शिखर नहीं बना। आप याद करिए कि कब 1954 में हमारे सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके शिखर का पूजन 1963 में हुआ, 9 साल बाद जाकर हुआ, 16 मई को। अब ये दुर्भाग्य है कि हम जो करेंगे, जब जो करेंगे उसे ही सही कहेंगे। एक बात और कहता हूं, इतने थके, इतने झूठे मुद्दों को लेकर आज तक कभी कोई विपक्ष चुनाव में नहीं गया। जो आदमी लगातार लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो लोग लगातार संविधान में विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करते हैं, उन पर आप इस तरह के आरोप मढ़ते हैं। और स्वयं के कारनामे आपके क्या है कि 2007 में आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां कहते हैं कि राम काल्पनिक है। ये आपकी सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है। फिर राम मंदिर जब बनता है तो उसके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं शंकराचार्यों की आड़ में, और उन शंकराचार्यों के साथ आपने किस तरह का व्यवहार किया है ये भी देश जानता है कि किस तरह आपने कामकांची कोटि पीठ के शंकराचार्य जी को रात में 12 बजे दीपावली की रात में आपने उन्हें उठा लिया और 3.5 वर्ष तक उन्हें जेल में रखने का काम किया। ये आपके काम है, परंतु आप इन ओट में छुप नहीं सकते क्योंकि ये सूचना और तकनीक की क्रांति का युग है। इस युग में हर व्यक्ति के पास सूचना है कि आपके पुराने पाप क्या हैं, आप वर्तमान में कर क्या रहे हैं और आप भविष्य में किस तरह की योजनाएं ला रहे हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति जानता है और इसलिए कांग्रेस का जो दोगलापन और दो मुहापन है वो जनता के बीच उजागर हुआ है और इसीलिए कांग्रेस अप्रासंगिक हुई है और जनता की नजरों से उतरी है। ठीक है लोहिया जी, आपकी बात आ गई और संतोष जी की भी बात आ गई। अब बात जनता की है कि जनता ने आखिरकार अपना जो जनादेश है वो किसको दिया है। समय की अपनी बाध्यता, लिहाजा चर्चा के इस दौर को यहाँ विराम देना होगा, लेकिन अपडेट्स लगातार जारी हैं। ओवर टू पूर्वी जी। तो देखिए यहाँ लगातार हम अपडेट्स आपको पल पल की दे रहे हैं और शुरुआती रुझान भी आ चुके हैं। कुछ सीटों पर रुझान आए हैं जहां छिंदवाड़ा में जैसे नकुलनाथ पीछे हैं, विवेक बंटी साहू आगे चल रहे हैं। इसी तरह से मुरैना के भी रुझान सामने आए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है आगे चल रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट BSTV पर आप देख रहे हैं।